तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरह से जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनका कंसेंट कब फ्री होगा। तो उनका कंसेंट कब फ्री होगा, याद करो, 5 पॉइंट्स थे मेरे ख्याल से। कंसेंट जब फ्री होता है, अगर कंसेंट ऑब्टेन कंसेंट जब फ्री नहीं होता है, अगर कंसेंट ऑब्टेन किया गया हो बाय कोर्शन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय फ्रॉड, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय मिस्टेक। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसके ऊपर सवाल आते रहते हैं। आई कैप का जो है फेवरेट टॉपिक है, बल्कि ये चैप्टर 4 ही आई कैप जो है वो फेवरेट है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क मार्क कर लो। ये आता ही रहता है भाई, हर एक दो अटेम्प्ट छोड़ के इस चैप्टर के ऊपर सवाल जो है ना वो बनता है, हर अटेम्प्ट में बनता है। ठीक है, तो अब हमने 4 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, वो हमने चैप्टर 3 में देख लिया। जो पार्टीज हैं, सॉरी, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए, कोर्ट की तरफ से एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट्स आज हम देखेंगे जो कोर्ट ने या जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें बताया कि जो वॉइड हैं। ठीक है, उन एग्रीमेंट्स को हम देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट, में लिख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला है मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। उसके बाद है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को ट्रेड से रोकना, किसी को शादी से रोकना। फिर उसके बाद है लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी को अपना हक मांगने के लिए रोकना, कोर्ट जाने से रोकना। लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद वेजरिंग एग्रीमेंट्स, भाई सट्टा सट्टा लगाना, पेट लगाना, शर्त लगाना। पांचवा जो वेजरिंग है, सॉरी, पांचवा जो वाइड एग्रीमेंट है वो है अनसर्टेन, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। क्या मतलब? एग्रीमेंट भाई, आपने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई कि अगर मुझसे ये फातिमा पट गई, अगर मुझसे फातिमा पट गई, या चलो आप फातिमा है, अगर मुझसे लड़का पट गया तो तुम मुझे इतने पैसे दे देना। शर्त शर्त लगा रहे हैं, है तो वेजरिंग ही, लेकिन एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर वेजरिंग है। ठीक है, अनसर्टेन इवेंट है, चमाट भी तो मार सकती है, या लड़का आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो एक अनसर्टेन इवेंट को लेकर के एग्रीमेंट बना हुआ है। मैं एग्रीमेंट तो कि भाई कल जो है वो सैलाब आएगा, अगर कल सैलाब नहीं आया तो इतना जो है वो मुझे कंसिडरेशन दे देना, इतने पैसे दे देना मुझे। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट है लेकिन किसी अनसर्टेन इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वॉइड डिक्लेयर किया है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यार सर जो है वो हर टॉपिक को मोस्ट इम्पोर्टेंट करे जा रहे हैं, कर क्या करूं, सभी इम्पोर्टेंट है भाई। पेपर में सब आता है, पेपर में कुछ छोड़ के जा नहीं सकते। ओए चुप कर ओए। ये जो पंछी हैं मेरे साथ जो है, मेरे बडीज बैठे हैं, ये बहुत शोर कर रहे हैं, तो इनके शोर को इग्नोर करना। तो सबसे पहला भाई, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिजेस को समझाने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। ठीक है, आपको आपकी बीवी बोलती है कि तुम अगर मैं मर जाऊं मुझसे बंधवे ही रहोगे, तुम शादी नहीं करोगे, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, या आपके माँ बाप आपको बोलेंगे भाई तुम शादी नहीं कर सकते, तो ये किसी को भी उस मैरिज से रोकना, शादी से रोकना वॉइड है। ठीक है, अदर देन माइनर, या बस ये ना, क्या बोले हैं अभी, माइनर के साथ तो वैसे ही एग्रीमेंट नहीं हो सकता ना। और माइनर तो वैसे ही शादी नहीं कर सकता पाकिस्तान में, क्या कहते हो, 18 साल से नीचे का तो वैसे ही शादी नहीं कर सकता। तो दिस इज बिकॉज द लॉ रिगार्ड्स मैरिज, लॉ कहता है कि मैरिज जो है और मैरिड स्टेटस हर इंडिविजुअल का राइट है। इस एग्जाम्पल को देख लेना, वैसे जरूरत तो नहीं है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एवरी एग्रीमेंट बाय विच वन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन। आपको कोई सीए करने से रोक रहा है भाई, ट्रेड, आप कुछ बेचना चाह रहे हो, आप कुछ ट्रेड करना चाह रहे हो, और बिजनेस कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो किसी भी तरह का,
ऑफ एनी काइंड मतलब लीगल बिजनेस भाई, ठीक है। इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड, ये वॉइड है। एक्सेप्शन है अब इसकी ना, इसकी एक्सेप्शन क्या है, इसको ना पहले मैं क्या कहता हूँ समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको देखते हैं। अच्छा क्या होता है कि लेट से एक टोयोटा की डीलरशिप है, टोयोटा की डीलरशिप है, और जो ओनर है ना वो सेल कर रहा है अपनी डीलरशिप टू, लेट से बायर, क्योंकि सेंटेंस के अंदर बायर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो मैं बायर ही यूज कर रहा हूँ। ओनर सेल कर रहा है बायर को, तो बायर क्या कर रहा है, सेलर को, सेलर से, या ओनर या सेलर एक ही बात है, उसको बोल रहा है कि मैं तुमसे ये डीलरशिप खरीद रहा हूँ, मैं तुमसे ये डीलरशिप खरीद रहा हूँ, लेकिन तुम क्या करना, यहाँ पर आस पास दूसरी डीलरशिप मत खोलना। क्या हो गया इसको, अबे लिख ले भाई। हेलो, हाँ ठीक है। डीलरशिप आसपास दूसरी डीलरशिप मत खोलना, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, वो क्या उसको डीलर खोलने से रोक रहा है, रोक रहा है, लेकिन उसको, भाई फॉर एग्जांपल हम कराची में बैठे हुए हैं, मैं गुलिस्तान जौहर, ठीक है। तो जौहर के अंदर, या चलो कहीं भी टोयो, मान लेते हैं जौहर के अंदर यार टोयोटा की डीलरशिप है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बायर हूँ, ठीक है, मैं सेलर को बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे ये डीलरशिप खरीद रहा हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि तुम आसपास कोई डीलरशिप नहीं खोलोगे, ठीक है, आसपास कोई डीलरशिप नहीं खोलोगे। आसपास मतलब गुलिस्तान जौहर में, या तुम चलो ये जो साइड है ना पूरी, गुलशन हो गया, जौहर हो गया, ठीक है, यहाँ तक तुम जो है वो अपनी डीलरशिप नहीं लगा सकते, कहीं और डीएचए में जाके लगा लो, क्लिफ्टन जाके लगा लो, कोरंगी जाके लगा लो, लेकिन ये जो विसिनिटी है, ये जो एरिया है, ये इस यहाँ पर कोई डीलरशिप, टोयोटा की डीलरशिप लगाने से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तो ये ऐसा होता है, ये जो डीलरशिप्स होती है ना, अगर टोयोटा आपको अपनी फ्रेंचाइज दे रहा है तो टोयोटा किसी और को उस इलाके में फ्रेंचाइज नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है काम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को बिजनेस करने से रोक रहा हूँ। तुम मुझे एक बात बताओ कि एक टोयोटा की डीलरशिप गुड गुडविल क्या होती है, कि लेट से मेरा बिजनेस है, मैं ओन करता हूँ यूनिलीवर को, मैं यूनिलीवर को ओन करता हूँ। तो अब जब मैं बेचूंगा यूनिलीवर को, तो क्या सिर्फ इसके जो इन्वेंट्री है, इसके जो एसेट्स हैं, क्या सिर्फ मैं उसकी मालियत लूंगा, या मैं एक यूनिलीवर एक नाम है, ब्रांड है, मैं उसके भी पैसे लूंगा? क्या कहते हो भाई, एक तो मैं पैसे दूं सारे एसेट्स के, और लेकिन क्या लगता है कि सारे एसेट्स में जो है वो होगा, बिकेगा यूनिलीवर? नहीं ना, यूनिलीवर का नाम भी तो है ना, एक गुडविल है ना, गुडविल है ना एक। क्या कहते हो आप, डीएचए में रहते हो तो आपके घर की 120 गज का घर आपका डीएचए के अंदर है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये 120 गज का आपका जौहर के अंदर घर है तो उसकी वैल्यू कम है, कम है, क्योंकि डीएचए का एक नाम है, एक गुडविल है डीएचए की, ठीक है। तो गुडविल हम इसको बोलते हैं। तो जो बायर है वो टोयोटा की गुडविल खरीद रहा है, डीलरशिप की गुडविल खरीद रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं गुडविल खरीद रहा हूँ, इस इलाके में नजर नहीं आना मुझे, इस इलाके में कोई दूसरी डीलरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट इसका। एक्सेप्शन क्या है, वन हु सेल्स द गुडविल, वन हु सेल्स कौन, हमारे उसमें ओनर ऑफ अ बिजनेस में एग्री विद द बायर, बायर के साथ वो एग्री कर सकता है टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस,
रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस, भाई सिमिलर बिजनेस से रोक सकता है, रिफ्रेन कर सकता है विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। जौहर में, गुलशन में तू नहीं लगाएगा। तू जाके, तुझे फ्रेंचाइज लगानी है दूसरी, तो तू जाके कोरंगी में लगा, सदर में लगा, नॉर्थ कराची कहीं भी लगा, नाजमाबाद में लगा। ये इलाका मेरा है। ठीक है, सो लॉन्ग एज द बायर और एनी पर्सन ड्राइविंग टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम कैरीज ऑन अ बिजनेस देयर इन। अब इसका जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो बायर के साथ हुआ है, जो जो सेल कर रहा है उसका एग्रीमेंट बायर के साथ हुआ है। तो कल को बायर मर गया या बायर ने को बेच दी किसी और को, जो है वो डीलरशिप बेच दी, तो बाद में देखी जाएगी, बाद में लगा सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस कि जिसको हमने बेची है वो वहां पर बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। However, such limits must appear to the court reasonable regard being had the nature of business। भाई अगर मैं ये बोलूं कि चल तू गुलशन में नहीं लगा, जौहर में अपनी फ्रेंड खोल, टोयोटा की, तो हम बोलेंगे चलो ये एक्सेप्टेबल है। पूरा कराची अभी तो गुलशन और जौहर के अलावा तो पूरा आधा कराची भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि तुम कराची में ही खोल सकते, तो ये लिमिट से आउट आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, कराची बहुत बड़ा शहर है, टोयोटा तीन चार, ठीक है। अगर हैदराबाद है तो हैदराबाद में, भाई तुम हैदराबाद में ही कंटिन्यू नहीं कर सकते, या तुम पाकिस्तान में या तुम सिंध में ही जो है वो नहीं कर सकते, तो ये रीजनेबल नहीं होगा। ठीक है, ये देखो नीचे एग्जाम्पल 40, एग्जाम्पल नंबर 48 है। अदील cases बेकरी टू गुडविल 100,000 and agrees not to open a bakery anywhere in Pakistan, the agreement is unreasonable and so wide। तो अगर पेपर में कोई ऐसा एग्रीमेंट आ जाए तो आपने वहां ये लफ्ज जरूर लिखना है, अनरीजनेबल का। ठीक है, अनरीजनेबल का वर्ड जरूर आना चाहिए। नीचे को छोड़ दो। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी बंदे को कोर्ट जाने से रोकना, लीगल एक्शन लेने से रोकना। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड, हर एग्रीमेंट जिसमें किसी भी पार्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग लीगल प्रोसीडिंग इन द कंट्री ट्राइब्यूनल्स, और which limits the time within which he may thus enforce his rights is void to that extent। भाई क्या मकसद है, क्या मकसद है इस चीज का? भाई कोई भी बंदा, उसको रिफ्रेन किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए अपने राइट्स एनफोर्स करने का, अपने राइट्स लेने का, कॉन्ट्रैक्ट में जो उसके राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करवाने का, उनको लेने का, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए बाय यूजिंग यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग, कोर्ट जाने से। यहाँ लीगल यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं? कोर्ट जाने से, आर्बिट्रेशन या सेशन कोर्ट हो गया, कुछ भी हो गया वहां पर। इन द ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल्स, ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल्स, और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे thus enforce his rights is what text। या किसी को रोका जाए कि यार अगर 2 महीने में तुमने मुझ पे केस नहीं किया तो उसके बाद तुम मुझ पे केस नहीं कर सकते। एक्शन लेना है, लीगल एक्शन, तो 2 महीने में करो, उसके बाद तुम नहीं ले सकते, तो ये भी वर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अनवर एग्रीज टू सेल शुगर टू बशीर एंड बोथ एग्री दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी नन ऑफ देम विल गो टू कोर्ट। भाई एग्रीमेंट वाइड है, वाइड है। ठीक है, कोर्ट जाने से रोका जा रहा है किसी को। Azam gives Babar rupees 100,000 as a loan for 1 year and agrees that if Babar fails to return the loan, Azam must sue within 2 years, although period of limitation as per law of limitation is 3 years. Otherwise, Babar will not be liable। The agreement is void। भाई एज पर लॉ लिमिटेशन 3 इयर्स की है ना, तो अगर 3 साल तो नहीं गुजरे, 2 साल का ही एग्रीमेंट का, 3 साल का करते तो वैसे ही लॉ ऑफ लिमिटेशन लग जाता। ठीक है, वैसे ही लॉ ऑफ लिमिटेशन लग जाता। अच्छा, ये जब पेपर में ये सवाल आएगा ना तो लॉ ऑफ लिमिटेशन बताया जाएगा कि 3 साल है, 4 साल है, लोन लोन को देख के। तो पेपर में हमने परेशान नहीं होगा कि लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है, या तो बता देगा कि लॉ ऑफ लिमिटेशन लिमिट पूरी हो चुकी है, टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, या वो बताया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, जो भी है ये पेपर में वो बता देगा।
लीगल प्रोसीडिंग्स द फॉलोइंग आर नॉट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लीगल, इन ये जो दो चीजें हैं ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं लीगल प्रोसीडिंग्स पे। सबसे पहली, एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन अपर कोर्ट ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल वो सेशन कोर्ट चली गई पार्टीज, ठीक है, अब वो डिसाइड कर सकती हैं, आपस में एग्रीमेंट कर सकती हैं कि भाई सेशन कोर्ट का फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, और उसके बाद हम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे केस को। दूसरी बात, एन एग्रीमेंट वेयर बाय पार्टीज सेलेक्ट वन कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन टू कोर्ट्स इक्वली कॉम्पिटेंट। भाई हाई कोर्ट में चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चाह रहे हैं केस करना, लेकिन वो दोनों में से एक डिसाइड कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक डिसाइड कर सकते हैं एग्रीमेंट के तहत। अब एक्सेप्शन क्या है, ये दो एक्सेप्शन नहीं थी भाई, ये उसने बताया है कि ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये दो चीजें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये उसने एक्सेप्शन नहीं बताई लीगल प्रोसीडिंग्स की, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की, ये उसने मुझे बताया है कि ये चीजें जो हैं ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब नीचे वो बता रहे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बता रहा है, टू और मोर persons may agree that any dispute which may arise between them shall be referred to arbitration, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of the dispute so referred. A suit may still be brought by a party in the court for specific performance or recovery of the amount so awarded in the arbitration. क्या होता है ना कि आर्बिट्रेशन किसको बोलते हैं भाई, जिरगा, किसको बोलते हैं, जिरगा। अच्छा, ये कोर्ट से अप्रूव होता है, ये वडेरों वाला जिरगा नहीं है, ये वडेरों वाला जिरगा नहीं है, ये दूसरा है भाई। ठीक है, ये आर्बिट्रेशन कोर्ट होती है, आर्बिट्रेशन कोर्ट होती है, यहाँ पर फैसले होते हैं, ये वडेरे साहब सेठ साहब वाला नहीं है, ठीक है, शेख साहब वाला नहीं है, ये दूसरा, ये दूसरी चीज है। ठीक है, तो दो पार्टीज आपस में ये चीज कर सकती हैं कि यार हम जो है वो कोर्टों के चक्कर ना लगाएं, हम आपस में मुकमुका कर लें आर्बिट्रेशन के जरिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो पार्टी सू कर सकती है एक दूसरे को अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रिकवरी ऑफ द अवार्ड इन द आर्बिट्रेशन, या तो अमाउंट जो है वो उनको नहीं मिल रही जो आर्बिट्रेशन में डिसाइड हुई है, या तो उनको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही जो आर्बिट्रेशन में डिसाइड हुई है। ठीक है, परफॉर्मेंस या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस, एक for example, एक बंदा गाड़ी बेच रहा होता है, एक बंदा गाड़ी खरीद रहा होता है, परफॉर्मेंस एक बंदे हो गई गाड़ी देना और दूसरे की हो गई पैसे देना। ठीक है, ये होती है परफॉर्मेंस, तो या तो परफॉर्मेंस ले ले, या तो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही या अमाउंट नहीं मिल रहा, तो वो कोर्ट में जा सकता है। Two or more persons may agree in writing to refer to arbitration any question between them which has already arisen. Refer to arbitration questions that have already arisen. इसकी एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगी। नईम had filed a suit against Kareem in court for breach of contract. Kareem contacted Naeem and requested out of court settlement. भाई नईम भाई ने करीम भाई के ऊपर सूट कर दिया, लॉ सूट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो करीम भाई ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया नईम भाई को, यहाँ करीम भाई ब्रीच, ये ब्रीचर है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, नईम भाई इनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर देते हैं। नईम agreed and both of them signed and submitted a written arbitration agreement to court. Such an agreement is valid. ठीक है भाईजान, तो कोर्ट में केस हुआ हुआ है, क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी अराइजन इन कोर्ट, लेकिन वो ये आपस में मुकमुका कर रहे हैं कि हम आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, हमें कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने, सालों साल केस चलता है, आर्बिट्रेशन में जाना है। उसके बाद है सर अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन आर void. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। 100 टन कितने होते हैं भाई, 1 लाख किलो, 1 केजी में 1000 किलो होते हैं, 1 टन में 1000 किलो, ठीक है। There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for certain. भाई केरोसिन ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, क्या है बता तो, कौन सा तेल है भाई। Dawood, who is a dealer in coconut oil, agrees to sell to Baba 100 ton of oil. The nature of Dawood's trade affords an indication of the meaning of the words.
and that he has entered into a contract for the sale of 100 tons of कोकोनट ऑयल। भाई यहाँ पर एग्रीमेंट वैलिड है, क्यों? क्योंकि भाई वो दाऊद भाई का कारोबारी जो है वो कोकोनट ऑयल का है। तो जब एग्रीमेंट होगा तो सबको पता है कि भाई ये खोपरे का तेल ही देगा, नारियल का तेल ही देगा, कोई और थोड़ी देगा। कोई और तेल इनके पास दस्तयाब ही नहीं है, ये तो बिजनेस में ही कोकोनट ऑयल के हैं। ठीक है। हम्म। अब आते हैं हम अपने वेजरिंग एग्रीमेंट। भाई वेजरिंग क्या होती है? शर्त लगाना। शर्त लगाना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेटिंग। अच्छा, बेटिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलाउड नहीं है, लेकिन ये जो बेटिंग एप्स हैं ये ऐसे चल रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, कि बस क्या बताएं। A wager is a bet, shart, an agreement by which two or more parties agree that a certain sum of money or other thing shall be paid or delivered to one of them on the happening or non-happening of an uncertain event। कोई इवेंट होगा या नहीं, इवेंट होने पे या ना होने पे शर्त लगाई जाएगी। एक अनसर्टेन इवेंट, जिस इवेंट का होना ना तो 100% श्योरिटी है, और ना तो उसके ना होने की 100% श्योरिटी है। ठीक है। ठीक है। Agreements by way of wager are void and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager। भाई आपने अगर कोई अमाउंट जीती है, ठीक है, तो वो आप कोर्ट नहीं जा सकते उस अमाउंट को रिकवर करवाने के लिए। वो आपने सट्टा लगाया और जिस बंदे के साथ लगाया वो आपको पैसे नहीं दे रहा आपकी जीत के, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। or interest to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। भाई रिजल्ट ऑफ गेम पे शर्त लग गई जो कि वैसे ही अनसर्टेन है। ठीक है। तो वॉइड है। एग्जाम्पल ये पढ़ लेना। हो an agreement to enter into a wrestling event in which winner was to be rewarded by the entire sale proceeds of tickets is not a wagering agreement। An exception is the agreement to contribute to a प्लेट ऑफ प्राइस ऑफ द, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये दो लाइन है कि भाई हमने एक इवेंट करवाया, रेसलिंग इवेंट करवाया, और हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी सेल्स प्रोसीड्स होंगी वो हम रिवॉर्ड कर देंगे हमारे विनर को। तो यहाँ पर जो है वो ये वेजरिंग एग्रीमेंट तो नहीं है ना। यहाँ पर वेजरिंग, भाई विनर ही जीतता है, लूजर तो जीतता ही नहीं है, विनर ही जीतता है ना चीज को। और यहाँ पर कोई शर्त से जीत रहा है नहीं, यहाँ पर जो हमारी टिकट सेल्स होंगी उससे हम पे करेंगे उसको। तो ये शर्त वर्त तो लगी नहीं रही यहाँ पे। अब इस चीज पे ना एक्सेप्शन है कि ये, अब ये पता नहीं किस चीज की एक्सेप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट पुराना है ना। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना है। एन एक्सेप्शन इज द एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टू प्लेट और प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 500 एंड अबव टू विनर ऑफ अ हॉर्स रेस। भाई आप लगा लो 500 रुपए तक आप जो है वेजर लगा सकते हो विनर के ऊपर, हॉर्स रेस के विनर के ऊपर। तो ये बहुत ही फजूल बात। ठीक है, बहुत ही फजूल बात। इस चीज के ऊपर मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज के ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। एग्रीमेंट्स कोलेटरल नॉट फॉर रिकवरी। अच्छा, वेजरिंग एग्रीमेंट आगे का हम, बल्कि खत्म हो गया ना यहाँ पर मेरे ख्याल से। एक मिनट देखूंगा। हाँ, तो इसको हम कर लेते हैं। एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स भाई, all agreements knowingly made to further or assist the entering into effecting or carrying out or to secure or guarantee the performance of any void wagering agreement are void। भाई फैसिलिटेट किया गया है। फॉर एग्जांपल आप जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं एक कसिनो में हूँ, तो आप जितने भी अमाउंट जीतते हो उसमें से कुछ कमीशन होता है कसिनो का। तो कसिनो वाले जो है उनका एग्रीमेंट भी आपके साथ वॉइड है। ठीक है, वो भी आपके ऊपर पेमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकते। या कोई गारंटर है, बीच में गारंटर होते हैं ना कि यार इसने पैसा तो मुझे नहीं दिया तो मैं तुझे निकलवा के दूंगा इतना कमीशन दो। ठीक है, तो वो भी वॉइड है।
वो भी वॉइड है। उसके बाद है नो सूट फॉर रिकवरी अलाउड, रिकवरी के लिए सूट, लॉ सूट अलाउड नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते। नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शुड लाई फॉर द रिकवरी ऑफ एनी सम ऑफ मनी पेड और पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाइड वेजरिंग एग्रीमेंट। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। कमीशन, ब्रोकरेज फी और रिवॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड वेजरिंग एग्रीमेंट, इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है। कमीशन, ब्रोकरेज, कसिनो आपसे ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, वो कमीशन नहीं है, उसको ब्रोकरेज कहेंगे। वो फैसिलिटेट, जिस तरह स्टॉक मार्केट में होता है ना, शेयर्स की ट्रेड के ऊपर ब्रोकरेज फी होती है, तो इस तरह यहाँ पर कसिनो के अंदर भी ऐसे ही होता है। कमीशन, गारंटर है वो कमीशन लेता है या कोई फीस लेता है ट्रांजेक्शन की, फी और रिवॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ void एग्रीमेंट। Any sum of money knowingly paid or payable on account of any person by way of commission, brokerage fee, reward or other claim in respect of any void wagering agreement। वही बात हो गई। ये एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। इन एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो जरूरी एग्जाम्पल्स थी ना वो मैंने मार्क की हुई है, वो मैंने पढ़ी है, जो जिसमें आपको मुश्किल हो सकती है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने जान करके छोड़ी हैं, ताकि आप लोग इनको पढ़ो, इनको रीड करो। देखो सामने खुली हुई है, इसको रीड करो ताकि जो कॉन्सेप्ट है ना वो बैठ जाए दिमाग के अंदर। ये मत समझना कि मुझे जो है वो सर छोड़े जा रहे हैं एग्जाम्पल्स को, जल्दी करे जा रहे हैं। पेमेंट बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर फॉर void एग्रीमेंट्स नॉट टू बी अलाउड क्रेडिट। क्या होता है कि जब एक माइनर के ऊपर आप, एक गार्डियन है, क्या होता है कि जब माइनर के ऊपर वो अपनी जेब से खर्चा करता है ना, तो माइनर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें से उसको क्रेडिट दिया जाता है। मतलब माइनर की प्रॉपर्टी में से उसको पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, कल को जब वो माइनर मेजर होगा और सारी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर होगी, तो गार्डियन जो है वो अपने एक्सपेंसेस रिडीम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वेजरिंग एग्रीमेंट है, void एग्रीमेंट है, तो उस केस के अंदर नहीं कर सकता। A person shall not be allowed any credit in his account for making any payment if such person is guardian of the minor on whose behalf he made payment। ठीक है, माइनर के बिहाफ पर गार्डियन ने पेमेंट कर दी, एयर और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन ऑन हुज बिहाफ ही मेड पेमेंट। भाई कोई डिजीज्ड पर्सन है आपके घर में, कोई बूढ़ा है, दादाजी हैं, उन्होंने सट्टा वट्टा लगा दिया, तो उनके बिहाफ पर आप अपनी जेब से पेमेंट दे दो, तो आपको क्रेडिट अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके। नंबर बी पॉइंट, सच पेमेंट टू वाइड वेजरिंग एग्रीमेंट और एग्रीमेंट कोलेटरल टू वाइड एग्रीमेंट कोलेटरल टू वाइड। भाई कोई गारंटी है, कोलेटरल इसको बोलेंगे, गारंटी है। ठीक है, कोई कमीशन है, ये चीज हमने देख ली ना। कोई रिवॉर्ड, ब्रोकरेज फी, ये कोलेटरल्स हैं, तो वो भी वॉइड होंगे। ठीक है, इनको पे करना भी वॉइड है, इनके अगेंस्ट भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये एक, इस पर बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, इस चीज को देख के जाना। ये एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इनको तो नहीं देखेंगे, मैं दूसरे जो लेटेस्ट होंगे उनको निकालूंगा। तो यहाँ तक का था हमारा सफर, वॉइड एग्रीमेंट्स का चैप्टर 4 पूरा हो चुका है। अभी नेक्स्ट सेशन में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक भाईजान, अल्लाह हाफिज।